हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज की डेट है आपकी 29 जुलाई एंड द हिंदू का डिस्कशन आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आज आप पहले देख लीजिए कि क्या-क्या हम कवर करने वाले हैं। डिजिटल इकोनॉमी, स्टार्टअप्स एंड एंटी ट्रस्ट कंसर्न। एंटी ट्रस्ट कंसर्न्स का मतलब ये है कि आखिर जो है आपके कंपटीशन लॉज क्यों इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। सेकंड है मोर देन मिनिमम, व्हाई गवर्नमेंट इज मोलिंग लिविंग वेज एंड व्हाट कुड इट मीन फॉर द वीमेन नेटवर्क। थर्ड हम देखेंगे आपका है स्टेट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन 2025 रिपोर्ट। इसके क्या हाईलाइट है, क्या इंडिया में जो है फूड एंड न्यूट्रिशन की स्थिति क्या है, जो डाउन टू अर्थ में पब्लिश हुआ है आर्टिकल। नेक्स्ट हम देखेंगे जस्टिस ऑन होल्ड, इंडियाज कोर्ट्स आर क्लॉग्ड, जो द हिंदू के पेज नंबर 9 में है और इसको आप GS2 से कोरिलेट कर सकते हैं। चोलाज लिगेसी एंड पीएम मोदी तमिलनाडु विजिट। चूंकि पता है आपको कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी तमिलनाडु में विजिट किया था, तो हम चोला लिगेसी के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एंशिएंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको हमारी टॉपिक वाइज मेंस 500 टेस्ट सीरीज के बारे में पता ही होगा। अभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका द हिंदू में आया हुआ आर्टिकल, व्हाई एंटी ट्रस्ट रेगुलेशन आर पर्टिनेंट। देखो, एंटी ट्रस्ट रेगुलेशन का मतलब ये है कि जो आपके इसका मतलब ये है कि जो आपके कंपटीशन लॉज हैं वो आखिर आवश्यक क्यों हैं, ठीक है। एंटी ट्रस्ट लॉ का मतलब होता है कंपटीशन लॉ, जो एक प्रकार का सेट ऑफ रेगुलेशन है जो डिजाइन करता है कि मार्केट में क्या हो, फेयर कंपटीशन हो। और फेयर कंपटीशन कब होगा, जब हम रोक सके एंटी कंपिटेटिव प्रैक्टिस को। तो इंडिया में ये किसके अंतर्गत होता है कि हम एंटी कंपिटेटिव प्रैक्टिसेस को रोक सके, कंपटीशन एक्ट 2002 के अंतर्गत, ठीक है। अब इसमें जो है इस आर्टिकल में आपको बताया गया है कि आखिर कंसर्न क्या है कि जो इंडिया के डिजिटल स्पेस में गूगल का डोमिनेंस बढ़ रहा है। एंड इसमें एक और स्टोरी आपको बताई गई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के केस की, जहां पे एक जो है एक गेमिंग कंपनी ने जो है एक केस फाइल किया था, उसके बारे में हम देखेंगे। तो एक इसमें है, देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शेरमैन एक्ट 1819 यूएसए। तो ये यूएसए का एक एक्ट है जो बना है कंपटीशन लॉस के लिए, एंटी कंपटीशन को रोकने के लिए। हम अभी इंडिया में देखेंगे। तो डिजिटल इकोनॉमी इन इंडिया, पहले हम कुछ चीजें देख लेते हैं। तो इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो जीडीपी का कितना प्रतिशत है, 11.74%। डिजिटल इकोनॉमी का मतलब तो समझते हैं ना आप लोग। डिजिटल इकोनॉमी का ये मतलब होता है कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो ड्रिवन की जा रही है, चलाई जा रही है, किसके द्वारा, इंटरनेट, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड डिजिटल डेटा के द्वारा, ठीक है। तो इंडिया का जो डिजिटल इकोनॉमी है वो प्ले करता है आपका जीडीपी का 11.74%। बाकी इंडिया का टारगेट कितना है, $35 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना, कब तक, 2047 तक, अंडर विकसित भारत। अब देखो कुछ जो ग्लोबल टेक कंपनी है उन्होंने कैसे कंट्रोल किया हुआ है। तो मार्केट डोमिनेंस बाय ग्लोबल टेक कंपनी, जैसे गूगल होल्ड करता है इंडिया के मोबाइल मार्केट का 95%। एंड जैसे कंट्रोल करना, डिस्ट्रीब्यूशन, प्ले स्टोर को कंट्रोल करना, डिस्कवरी, सर्च इंजन को कंट्रोल करना, एंड मोनेटाइजेशन, एड्स और पेमेंट को कंट्रोल करना, ठीक है। जो गूगल और यूट्यूब वगैरह पे एड्स और पेमेंट दिए जाते हैं। अब तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या काम करता है यहाँ पे, एंटी कंपिटेटिव प्रैक्टिसेस को रोकने का। कैसे, किस एक्ट के अंतर्गत करता है, कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002 के अंतर्गत। और इसका एक न्यूज आया था 2024 नवंबर में, जब जो है कंपटीशन कमीशन ने इंटरवीन किया था, जब इसने हस्तक्षेप किया था किस केस में, गूगल की रियल मनी गेमिंग पायलट प्रोग्राम में। अभी हम देखेंगे कि ये है क्या। तो गूगल, इसमें कंसर्न ये था कि जो गूगल है वो फेवर करता है डीएफएस एंड रमी ऑपरेटर को ओवर द अदर रियल मनी गेमिंग एप्स। तो देखो इस कहानी को थोड़ा हम समझ लेते हैं कि आखिर ये एंटी कंपटीशन एक्ट है कैसे। तो सी
इसमें थोड़ा-सा हम जो नवंबर 2024 में एक आर्टिकल आया था और ये लगातार न्यूज़ में चल रहा था, तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंटरवीन किया था गूगल रियल मनी गेमिंग पायलट प्रोग्राम में। देखो, एक गेमिंग ऐप है विंजो, आपने देखा भी होगा, ये रिकमेंड होता रहता है। तो विंजो ने जो है एक केस फाइल किया था प्ले स्टोर के अगेंस्ट। कब? 2022 में, जब जो गूगल ने चेंज की थी अपनी गेमिंग पॉलिसी। तो उस समय जो विंजो ने ये कहा कि जब भी कोई यूजर जो है वो इस ऐप को इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा है प्ले स्टोर में, तो पहले तो वो ऐप स्टोर नहीं हो रहा है। पहले तो जो प्ले स्टोर है वो अलाउ नहीं कर रहा है इस विंजो ऐप को कि वो स्टोर हो, और दूसरा अगर कोई भी इस ऐप को डाउनलोड करने की कोशिश करता है तो वहां पे मालवेयर वार्निंग आ जाता है। ठीक है, ये कंसर्न था। तो विंजो जो आपका गेमिंग ऐप है उसने इसके खिलाफ जो है केस फाइल किया था। फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अगर इंडिया में इस तरीके का कोई एंटी कंपटीशन होता है तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इस एक्ट के अंतर्गत क्या करती है? इन्वेस्टिगेट करती है। ठीक है, तो ये था इसका कंसर्न कि जिसमें जो है विंजो ऐप ने कहा कि गूगल जो है वो फेयर करता है अदर डीएफएस एंड रमी ऑपरेटर को ओवर द अदर रियल मनी गेम। ठीक है, तो इसमें एक टर्म आता है कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। इस केस में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि ये जो है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है। इसका मतलब ये है कि आप जो है कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। किसके माध्यम से? इसमें कई चीजें आती हैं। अगर देखो, डोमिनेंट होना जो है वो लीगल है, ठीक है, डोमिनेंट होना इलीगल नहीं है, लेकिन अगर आप अब्यूज ऑफ डोमिनेंस करते हैं तो ये क्या है? इलीगल है। कितने प्रकार के इसमें अब्यूज होते हैं? जैसे एक तो समझ लो प्रीडेटरी प्राइसिंग। अगर मान लो कोई भी एक बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, जैसे हो गई फ्लिपकार्ट, और वो किसी प्रोडक्ट को बेच रही है बहुत कम कॉस्ट में, इवन जितना कॉस्ट आ रहा है उससे भी कम में बेच रही है, तो क्या अदर सेलर जो है वो इससे प्रभावित नहीं होंगे? तो ये क्या है? ये जो है फ्लिपकार्ट के द्वारा की गई एंटी कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिस है, जिसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अलाउ नहीं करती है। ठीक है, तो इससे कौन से, देखो, जब मार्केट डिस्टॉर्ट होता है तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं? पहला तो ये है कि स्टार्टअप फेस करते हैं स्केलिंग बैरियर। दूसरा ये है कि, तो इसका मतलब ये है कि देखो, पहला तो ये है कि स्टार्टअप फेस करते हैं स्केलिंग बैरियर। जब अगर किसी भी प्रकार का आप इस तरीके का एंटी कंपटीशन चलाते हैं जो अगेंस्ट है इस चीज के, तो क्या है कि कंपनी जो है वो, जैसे मान लो मैंने फ्लिपकार्ट वाला एग्जांपल चलाया, तो अदर सेलर क्या है, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो और उनके पास कोई क्या है, इनोवेटिव आइडिया नहीं आएगा, तो इनोवेशन और जो कंपटीशन है वो क्या करेगा, घटेगा। तो अब सोचो कि फ्लिपकार्ट कोई एक ही चीज जो है इसमें कॉस्ट, जितनी मान लो किसी प्रोडक्ट में जितनी कॉस्ट लगी उससे भी कम में कोई चीज बेच रहा है, तो इससे क्या होगा कि कंज्यूमर की चॉइस घटेगी, अब उसके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है ना। ठीक, अब गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है इसी डिजिटल मार्केट डोमिनेंस को, ये हम देखेंगे। तो पहला इसमें है लीगल मेजर। आखिर कौन कौन सी लीगल चीजें अपनाई जाती हैं? तो फर्स्ट है कंपटीशन एक्ट 2002। तो जिसके अंतर्गत जो है आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया मॉनिटर करता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंस। जैसे कि हमने देखा गूगल का केस, कि गूगल के केस में जो विंजो कंपनी ने केस फाइल किया, और जिसमें सीसीआई ने ये कहा कि देखिए अब ये क्या है, प्ले स्टोर जो है वो क्या रोल प्ले कर रहा है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस का। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कि अगर किसी भी प्रकार की ई कॉमर्स, जो आपके जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, ये हो गए, अगर ये कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस अपनाते हैं तो उसको किसके एक्ट के अंतर्गत डील किया जाता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, और आईटी एक्ट एंड रूल्स 2021 के अंतर्गत भी जो है
जितने भी डिजिटल इंटरमीडिएट है इंश्योर किया जाता है कि वो अकाउंटेबिलिटी लें। नाउ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क आखिर कौन कौन से जो है बॉडी बनी है या बोर्ड बने हैं इसको डील करने के लिए, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया डील करता है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस से। डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड बना है किसके अंतर्गत, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के अंतर्गत। ठीक है, जो क्या देखता है, डाटा का मिसयूज और मोनोपोली की एक ही लोगों का जो है वो कंट्रोल ना हो। एंड एक इसमें ये देख लो कि वन ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, इसका उद्देश्य क्या है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट की जो मोनोपोली है उसको ब्रेक करना, ओपन द ई कॉमर्स नेटवर्क। आप ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स जो है, इवन अगर जब आप पेटीएम पे ओपन करो ओएनडीसी करके, तो वहां पे एक ही प्रोडक्ट जो है वो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे और अलग अलग प्राइस में दिखाते हैं, तो इससे क्या होता है, कंपटीशन को बूम मिलता है। ठीक है, यूपीआई एंड डीपीआई स्टेक, तो ये प्रमोट करता है इंक्लूसिव और नॉन मोनोपोलिस्टिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जैसे आपका यूपीआई हो गया और डीपीआई स्टेक का मतलब हो गया कि जो आपके डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आप देखो कई प्रकार के ऐप का यूज कर सकते हो ना, जैसे फोन पे हो गया, भीम हो गया, यूपीआई हो गया, पेटीएम हो गया। तो इससे क्या है, ये नॉन मोनोपोलिस्टिक, मतलब कि एकाधिकार नहीं है इसमें। ठीक है, ई कॉमर्स पॉलिसी इसी प्रकार से है कि कौन कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी लाई है ताकि जो है कंपटीशन को बढ़ावा मिले। तो ई कॉमर्स पॉलिसी अभी ये ड्राफ्ट पॉलिसी है, आई नहीं है, जो इंश्योर करता है फेयर कंपटीशन को। एंड स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है, कल हमने देखा था, जो प्रमोट करता है लोकल स्टार्टअप को ताकि वो रिड्यूस कर सके जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस कंपनियां हैं। नेक्स्ट है डाटा लोकलाइजेशन पुश। डाटा लोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी कंट्रीज की सिटीजन या रेसिडेंट का जो डाटा है, किसी भी कंट्रीज के सिटीजन, वहां के नागरिक या रेसिडेंट का जो डेटा है वो उसी कंट्री में स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड होना चाहिए। ये है आपका डाटा लोकलाइजेशन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन कि आपको कितना समझ में आया। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। पहला क्या है, टू इन्वेस्टिगेट द टैक्स इवेजन बाय कारपोरेशन, कि जो भी कारपोरेशन है, जो कारपोरेशन टैक्स इवेजन कर रहे हैं उसको छानबीन करने में। टू रेगुलेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई को रेगुलेट करने में। टू प्रिवेंट द प्रैक्टिसेस हैविंग एन एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, उस प्रैक्टिसेस को रोकने में जो जिनका इफेक्ट होता है कंपटीशन, जिनका जो है एडवर्स इफेक्ट होता है कंपटीशन में, मतलब कि एंटी कंपिटेटिव इफेक्ट होता है। और टू प्रमोट ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो अभी हमने देखा कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो किसके अंतर्गत बना है, कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002 के अंतर्गत। और इसका काम क्या होता है कि ये प्रिवेंट करेगा प्रैक्टिसेस हैविंग एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन। नेक्स्ट, consider the following consider the following with reference to डिजिटल मोनोपोलीज। पहला क्या है, दे कैन लिमिट कंज्यूमर चॉइस। अगर देखो डिजिटल मोनोपोलीज है तो पहला तो वो लिमिट कर सकते हैं कंज्यूमर की चॉइस को। एंड दे ऑफन हैव कंट्रोल ओवर बोथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म। दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग इन इंडिया बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो पहला तो हमने देखा कि डिजिटल, अगर डिजिटल मोनोपोली आ जाएगी जैसे गूगल की है, तो वो कंज्यूमर की चॉइस को क्या कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं। एंड उनका कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन पे भी हो सकता है और मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म पे भी हो सकता है। ठीक है, थर्ड है कि दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग इन इंडिया बाय आईटी एक्ट 2000। तो ये क्या है, तीसरा गलत है।
अगर इस तरीके के कोई इशू आते हैं तो हम किसके अंतर्गत डील करेंगे? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 2002 के अंतर्गत। तो तीसरा आप काटो, पहला और दूसरा। नेक्स्ट आपका आर्टिकल आया हुआ है इंडियन एक्सप्रेस की डिजिटल वर्जन में, मोर देन मिनिमम व्हाई गवर्नमेंट इज मलिंग लिविंग वेज एंड व्हाट इट कुड मीन फॉर द वीमेन एट वर्क। तो देखते हैं इसकी कहानी क्या है। ठीक है, वीमेन इन द ब्लू एंड ग्रे कॉलर वर्कफोर्स, क्वेस कॉर्प एंड उदयती फाउंडेशन की रिपोर्ट 2024 आई है। तो देखते हैं इस रिपोर्ट में है क्या क्या। तो पहले तो ये समझ लो कि ब्लू और ग्रे कॉलर वर्कर्स क्या हैं। ठीक है, तो जो मैनुअल लेबर्स होते हैं आपके इंडस्ट्री में, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, कोई कंस्ट्रक्शन है, मेंटेनेंस की कंपनी है, तो ये ब्लू वर्कर्स होते हैं, ब्लू कॉलर वर्कफोर्स। और ग्रे कॉलर वर्कफोर्स क्या होते हैं? वर्कर जो है जिसमें मैनुअल और टेक्निकल दोनों वर्कफोर्स होते हैं, उन्हें कहते हैं ग्रे कॉलर। जैसे ड्राइवर्स, हेल्थ केयर, रिटेल वर्कर्स। ठीक है, अब देखो इस रिपोर्ट में जो आई है क्वेस्ट कॉर्प एंड उदयती फाउंडेशन रिपोर्ट 2024, इसमें देखते हैं कि इसकी फाइंडिंग्स क्या क्या है इसके मुख्य बिंदु। तो पहला देखो, लो वेजेस अ मेजर बैरियर। देखो जो भी ब्लू या ग्रे कॉलर जॉब है उसमें कम से कम 54% वीमेन ऐसी हैं जो पे से खुश नहीं है। ठीक है, और 80% वीमेन ऐसी हैं जो 2000 से भी कम नहीं बचा पाती हैं। और अगर वही सेम काम आदमियों को दिया जाए तो वीमेन क्या है, उसका केवल 70% अर्न करती हैं। तो कंसर्न पहला क्या है कि लो वेजेस, जो कम उनको तनख्वाह मिल रही है, जो वेज मिल रहा है, वो क्या है, एक बैरियर है। दूसरा क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई। तो पहले तो ये समझ लो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई इसका क्या मतलब है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि अगर इसका मतलब होता है व्हाट यू सेक्रीफाइस व्हेन यू चूज वन ऑप्शन ओवर द अदर। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आपके पास 500 रुपए हैं और आपको मूवी देखने जाना है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या क्या हो सकती है कि पहला तो ये हो सकता है कि उस 500 रुपए की आप बुक खरीद सकते थे, आप बुक नहीं खरीद पाए। ठीक है, दूसरा ये है कि वो पैसा जो है आप अपने अकाउंट में सेव कर सकते थे, बट वो आप सेव नहीं कर पाए। तीसरा ये है कि आपने वो जो समय खत्म किया वो पढ़ने में नहीं खत्म किया। तो जो ब्लू और ग्रे कॉलर जॉब में वीमेन के लिए होता है, वहां अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, हाई होता है। क्यों? पहले तो उनको अनपेड केयर वर्क मिलता है, लंबे रास्ते होते हैं, और सेफ हाउसिंग उनको नहीं मिलता है, जो उनके ड्रॉप आउट रिस्क को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, अब देखो वेजेस जो उनको मिल रहे हैं वो 20,000 पर महीने से ही कम पे मिल रहे हैं, जिससे क्या होता है आपका, तो देखो 20,000 पर मंथ से जो जिनका वेजेस कम है, तो लिंक टू हायर एट्रिशन, उनकी क्या होती है कि जॉब करने की, छोड़ने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है। तीसरा ये है कि मिनिमम वेज लिविंग वेज गैप। तो मिनिमम वेज जो उनको इंश्योर किया जा रहा है उसमें नहीं कवर होता है आपका हेल्थ एंड एजुकेशन कॉस्ट। ठीक है, लीगल एंड स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट, ये देख लेना आप। लीगल एंड स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट क्या है? कम से कम 54 जो है वो आउटडेटेड लेबर लॉज हैं जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं वीमेन के एम्प्लॉयमेंट को। जैसे कि नाइट शिफ्ट क्या है, बैन है। अब इसको भी खत्म करने की जो है प्रोसेस चल रही है, लेकिन जो छोटे फर्म है वो क्या है, इससे स्ट्रगल कर रहे हैं कि आखिर सेफ्टी ऑब्लिगेशन, सुरक्षा कैसे जो है वो इंश्योर की जाए। जैसे रात में ट्रांसपोर्ट करना वीमेन के लिए नहीं सेफ है। अब रीजनल ट्रेंड भी इसमें देखे जा रहे हैं कि जो स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग बेस है, जैसे तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहां पे क्या है, हायर फीमेल पार्टिसिपेशन रेट है। अब इंडिया का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है? 32% है फीमेल में, 77% है मेल में।
किसके अकॉर्डिंग? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जून 2024 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस पर आया हुआ जो है हम क्वेश्चन देखते हैं। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस सोशल जस्टिस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज टॉपिक से रिलेटेड है आपका, 2022 में आया हुआ। पहला क्वेश्चन है आपका, द राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर फ्रीली अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स बट दीज राइट आर नॉट एब्सोल्यूट। इसका मतलब ये है कि जो राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस है इंडियन के टेरिटरी में, वो इंडियन सिटीजन को क्या है, फ्रीली अवेलेबल है। लेकिन ये राइट क्या है, एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो राइट्स हैं वो कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ आते हैं। तो आपको पहले जो है राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस का आर्टिकल डिफाइन करना है इसमें, और इसमें कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशन आती है वो बताना है, एंड देन आपको क्या लिखना है, कंक्लूजन। नेक्स्ट है आपका, अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम नीड टू बी स्ट्रेंथन टू मेक वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग मीनिंगफुल। कमेंट। फिर इसका मतलब ये है कि ये जो स्कीम 2021 में चलाई गई थी कि अर्न व्हाइल यू लर्न, जब कुछ आप सीखते हैं तो आप अर्न भी करते रहिए। इस स्कीम को क्या है, मजबूत करने की जरूरत है, ताकि जो छुट्टियों में जो एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं वो मीनिंगफुल बनाया जा सके। जैसे कि जन शिक्षण संस्थान एक प्रोग्राम आया था, तो उसमें सिलाई बुनाई वाला कार्यक्रम था। ठीक है, तो इस पे आप कमेंट कीजिए। 2017 में आया हुआ है, एग्जामिन द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी इन इंडिया। तो इंडिया में जो है क्या क्या रीजन है और क्या कॉन्सिक्वेंस है जेंडर डिस्पैरिटी के, उसको लिखिए। सी, अगर अब हम हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो आपका बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, और इंडियन सोसाइटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन आप देख लीजिए। डिस्पाइट बीइंग अकॉर्डेड इक्वल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि देखो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यद्यपि कि वीमेन को क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इक्वल राइट मिला हुआ है, लेकिन वीमेन फिर भी क्या है, बहुत सारे एरिया में पीछे हैं, जैसे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ डिस्कस। तो आप इसमें लिखिए कि वीमेन पहले तो किस किस आर्टिकल के तहत जो है वीमेन को इक्वल राइट मिला हुआ है। उसमें आप इकोनॉमिक राइट लिखिए, पॉलिटिकल राइट लिखिए, है ना, कि राइट टू वोट भी लिखिए, फिर सोशल राइट लिखिए। आर्टिकल को जरूर लिखिए कि डीपीएसपी के अंतर्गत कौन सा राइट है, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत कौन सा राइट है। फिर लिखिए कि वीमेन जो है वो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ में क्यों पीछे हैं। वहां जो है आप सारे डायमेंशन को एक्सप्लेन करिए। डाउन टू अर्थ में आया हुआ एक आर्टिकल है आपका, अराउंड 8.2% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन अफेक्टेड बाय हंगर लास्ट ईयर। ये है आपका सोफी 2025 रिपोर्ट, जिसका मतलब है ये जो है आपका स्टेट ऑफ, तो ये आपकी रिपोर्ट का क्या नाम है, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट। जिसे पब्लिश किया गया है एफएओ के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार की जो देखो जितनी रिपोर्ट है, कम से कम 1 से 2 रिपोर्ट जो है वो यूपीएससी प्रिलिमिनरी में पूछी जाती है, और इस रिपोर्ट को आप अपने मेंस के अंदर आंसर में भी कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट रिलीज की गई थी आपकी 28 जुलाई को। ठीक है, जिसे आप रिलेट कर सकते हैं जीएस पेपर 2 से, जहां पे इंडिया का परफॉर्मेंस ऑन एसडीजी टारगेट, स्पेशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जो जीरो हंगर की तरफ है। जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, इशू ऑफ हंगर, माल न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से आप इसको लिंक कर सकते हैं। एसए एंड एथिक्स में जो है, अगर हंगर पुअर्टी से रिलेटेड आता है एसए में आपका, और एथिक्स में केस स्टडी आता है, तो आप इस रिपोर्ट को लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या है, ग्लोबल हंगर स्टेटस रिपोर्ट 2024। अब देखो पहला क्या है कि 720 मिलियन पीपुल, जो ग्लोबल पॉपुलेशन के कम से कम 8% हैं, वो फेस कर रहे हैं क्रॉनिक हंगर इन 2024। क्रॉनिक हंगर का मतलब ये होता है कि ऐसी कंडीशन जिसमें जो एक इंसान है वो कंसिस्टेंटली, उसको लगातार जो है वो इनफ फूड नहीं मिल रहा है कि उसकी जो बेसिक न्यूट्रिशनल नीड है वो पूरी की जा सके ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो कम से कम जो ग्लोबल पॉपुलेशन की 8% पॉपुलेशन है, वो
क्या है, क्रॉनिक हंगर को फेस कर रही है। इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, 2023 में ये चीज 8.5% थी, 2022 में 8.7% थी, लेकिन स्टिल अभी क्या है, 96 मिलियन 2015 से अगर कंपेयर किया जाए तो 96 मिलियन क्या है, ज्यादा है। फूड्स इनसिक्योरिटी जो है या तो मॉडरेट है या सीवियर है, जो अफेक्ट करती है 2.3 बिलियन पीपल को, 335 मिलियन मोर देन इन 2019 एंड 683 मिलियन मोर देन इन 2015। सी, इसमें आपको याद क्या करना है कि ग्लोबल हंगर स्टेटस जो 2024 अभी हम रिपोर्ट देख रहे हैं, सोफी रिपोर्ट, वो किसकी है, इसमें आपको बस ये याद रहना चाहिए, ठीक है। इतने ढेर सारी रिपोर्ट आती हैं तो आप सब उसके पॉइंट नहीं याद कर सकते। रीजनल एनालिसिस हम देख सकते हैं, एशिया, तो एशिया में जो है सबसे ज्यादा नंबर में अंडर नरिश्ड लोग हैं, जिनका जो पोषक तत्व नहीं पा रहे हैं, वो कितने हैं, 323 मिलियन। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ग्लोबल फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। और फिर हम देखते हैं अफ्रीका में, तो अफ्रीका में 307 मिलियन अंडर नरिश्ड है, ठीक है। और अफ्रीका में जो है कम से कम 5 में 1 पीपल जो है वो फेस करता है क्रोनिक हंगर। एंड अफ्रीका जो है वो 2030 तक वर्ल्ड का हंग्रिएस्ट कंट्री हो जाएगा, जिसमें 60% ऑफ वर्ल्ड हंगर रहेगा बाय 2030। लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन में हम देखते हैं क्या है, तो लैटिन अमेरिका में 34 मिलियन अंडर नरिश्ड है, जिसमें मॉडेस्ट इंप्रूवमेंट साउथ अमेरिका में देखा गया है। अब हमें इसमें इंडिया स्पेसिफिक जो है ये पता होना चाहिए। तो देखो, सोफी फाइंडिंग 2025 के अकॉर्डिंग जो है कम से कम कितने 55% इंडियन जो है वो हेल्थी डाइट इंश्योर नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले तो आप ये अपने नोट्स में अगर लिखो तो आप ये जो इंडिया के बारे में है वो जरूर लिखो, क्योंकि यूपीएससी में जब भी पूछता है तो इंडिया में हंगर एंड पुअर्टी इश्यूज डायरेक्ट पूछा गया है। अब ये जो क्रोनिक हंगर है वो अफेक्ट करता है 512 मिलियन पीपल को, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 6% है इंडिया में ही। केवल 65 मिलियन रिडक्शन देखा गया है 2015 से। फिर ये अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का है। अब सोफी रिपोर्ट 2024 जिसे ज्वाइंटली प्रिपेयर किया गया है एफएओ, आईएफएडी, यूनिसेफ, डब्ल्यूएफपी, डब्ल्यूएच, मतलब कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फूड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, जो आईएफएडी है आपका, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, ये जो है आपकी यूनाइटेड नेशन की बॉडी है। यूनिसेफ तो पता ही होगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, एंड डब्ल्यूएचओ, सबके द्वारा पब्लिश किया गया है। अगर ये एफएओ आता है तो भी सही है, ठीक है, क्योंकि ये एफएओ की वेबसाइट में स्पेशली छपा हुआ है सोफी रिपोर्ट। अब हम देखते हैं कि इसमें कुछ नहीं कि एसडीजी 2.1 क्या है, 2.2 क्या है। तो 2.1 जो है उसका उद्देश्य क्या है, इंड हंगर एंड इंश्योर एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड। और 2.2 क्या है, इन ऑल फॉर्म्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। गवर्नमेंट जो है वो भूखमरी को रोकने के लिए क्या क्या करती है, तो पहला तो आपको पता होगा, इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें जो है सब्सिडाइज फूड ग्रेन बांटे जाते हैं, जिसमें होता है आपका गेहूं, चावल और कोर्स ग्रेन, मोटे अनाज होते हैं, टू पुअर हाउस होल्ड। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत जो है वो लीगल इंटाइटलमेंट ऑफ फूड दिया जाता है 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन को, जो ग्रामीण जनसंख्या है, और अर्बन पॉपुलेशन के 50% को, जो शहरी जनसंख्या है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जो है वो फ्री फूड ग्रेन दिया जाता है, पर पर्सन पर मंथ 5 किलोग्राम दिया जाता है हर एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बेनिफिशियरी को। और ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये लॉन्च किया गया था आपका कब, कोविड-19 के समय, और अब इसको मर्ज कर दिया गया है 2024 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कवरेज के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देता है, इम्यूनाइजेशन देता है और प्री स्कूल एजुकेशन देता है, किस चिल्ड्रन को, 0 से लेके 6 साल के बच्चों को, और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वीमेन है उनको भी क्या करता है, ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और किसके द्वारा ये आईसीडीएस संचालित किया जा रहा है, जो आंगनवाड़ी सेंटर होते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट।
फिर एक स्कीम है पीएम पोषण या मिड डे मील स्कीम जिसको कहते हैं, जिसमें जो स्कूल चिल्ड्रन है क्लास 1 से लेके 8 तक के गवर्नमेंट और एडेड स्कूल में उनको पके हुए भोजन दिया जाता है। अब इसी जो मिड डे मील स्कीम है इसका नाम हो गया है पीएम पोषण, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, न्यूट्रिशन को सुधारना और स्कूल अटेंडेंस को बढ़ाना। अगर मिड डे मील स्कीम सही से चलेगा तो बच्चों की अटेंडेंस उतनी ज्यादा होगी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एक है 2013, जिस जो अभी हमने ऊपर देखा क्या है। फिर ये पोषण अभियान ही नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है जो लॉन्च हुआ था 2018 में, जिसका उद्देश्य है स्टंटिंग, वेस्टिंग और एनीमिया को कम करना एमंग द चिल्ड्रन एंड वीमेन। किस चीज को कम करना? स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड एनीमिया। देखो स्टंटिंग का क्या मतलब होता है? बौना विकास, ठीक है। इसका मतलब है कि एज के अकॉर्डिंग क्या है, लो हाइट है। पुअर न्यूट्रिशन की वजह से या रिपीटेड इन्फेक्शन है उसकी वजह से ये हो रहा है। फिज और वेस्टिंग का क्या मतलब होता है? दुर्बलता। इसका मतलब ये है कि हाइट के अकॉर्डिंग में आपका वेट क्या है, बहुत कम है, और ये बहुत लोगों में देखा जाता है। इसके लिए जैसे फूड इनसिक्योरिटी हो गया या रिसेंटली इलनेस हो रहा है, ये सब इसके होते हैं। एनीमिया का मतलब आपको पता ही होगा, खून की कमी, ठीक है। ये है पोषण अभियान। पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से किसको खाना मिला या नहीं, ये सब जो है हम रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं, और हंगर या जो स्टंटिंग और वेस्टिंग की समस्या है वो देखा जाता है। अन्नपूर्णा स्कीम एक चलाई गई जिसका उद्देश्य क्या है कि फ्री फूड ग्रेन 10 किलोग्राम फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड करना सीनियर सिटीजन को जो 65 प्लस है, लेकिन वो कवर नहीं है। देखो 65 प्लस के ऊपर के जो सीनियर सिटीजन है उनको 10 किलोग्राम फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड करना, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत कवर नहीं है, लेकिन पेंशन के अंतर्गत क्या है, एलिजिबल है। फिर अंत्योदय अन्न योजना जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए है, जिसमें आपको 35 गरीबों में जो सबसे गरीब है उनको क्या दिया जाता है, 35 किलोग्राम फूड दिया जाता है पर मंथ सब्सिडाइज रेट में। ये हमारे मीन्स 500 का प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो स्ट्रक्चर के माध्यम से ये दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं कि डिस्पाइट ग्लोबल कमिटमेंट अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, हंगर एंड फूड इनसिक्योरिटी रिमेन स्टबर्नली हाई अक्रॉस सेवरल रीजन। इसका मतलब यह है कि देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत इवन जो ग्लोबल कमिटमेंट किए गए हैं, लेकिन जो है भूखमरी की समस्या और खाना जो फूड इनसिक्योरिटी, जो शुद्ध खाने की पहुंच नहीं है लोगों तक, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, वो एक मेजर प्रॉब्लम है। तो इसी को आप ध्यान में रखते हुए एग्जामिन कीजिए कि आखिर ग्लोबल हंगर का परसिस्टेंट रीजन क्या है, और इवेल्युएट कीजिए चैलेंजेस कि एसडीजी 2 जो जीरो हंगर है उसको हम कैसे खत्म कर सके, और इंडिया जो है इस रिपोर्ट से क्या सीख सकता है, ठीक है। तो पहले तो आप इंट्रोडक्शन लिखो। तो इंट्रोडक्शन में जो है आप इंडिया की मेन, आपको इंडिया का डाटा याद रहना चाहिए। तो स्टेट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो 2024 है उसका आप डाटा लिखो कि अंडर नरिशमेंट जो है वो 2.3 बिलियन है फूड इनसिक्योरिटी का। फिर बॉडी लिखो, बॉडी में कॉज ऑफ परसिस्टेंट हंगर, लगातार जो भूखमरी का है वो कारण क्या है, कि देखो पहला तो कारण ये होगा कि बहुत लोगों तक खाने की पहुंच ही नहीं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। कुछ लोग क्या है वो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हैं और कुछ नहीं है, गरीबी उसका कारण है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अगर कहीं युद्ध वगैरह हो रहा है, जैसे अभी आप देख रहे हो इजराइल गाजा, तो गाजा में इस समय क्या चल रहा है, फूड स्टारवेशन चल रहा है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, अगर क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा है तो क्या होता है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बाढ़ आ रहा है, तो वहां का फूड क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो रहा है, जैसे कल हमने एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट देखा। अब जैसे मान लो कि अर्थक्वेक आया था अभी म्यांमार में, तो वहां पे क्या है, पूरा अगर सिस्टम खत्म हो गया तो वो क्या है, एक हंगर का एक कारण बना। फिर डिसरप्शन फ्रॉम कोविड 19 से जो डिसरप्शन हुआ, जो चोट पहुंची, वो आपको पता है। वीक फूड सिस्टम, ये लिखेंगे आप कि हंगर क्या क्या इसके रीजन है। फिर चैलेंज लिखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 को अचीव करने में। इसका मतलब ये जो है कि हंगर को क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको अचीव करने में हम लिखेंगे। तो रीजनल प्रोग्रेस नहीं है, कहीं तो प्रोग्रेस ज्यादा है कहीं कम है। और न्यूट्रिशन में हम क्या कर रहे हैं कि इन्वेस्ट हम नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन में हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल रिसर्च में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। और इवन सी, ये तो कहा गया है कि WHO की रिपोर्ट के हिसाब से कि हमारी थाली में इतना ग्राम भोजन होना चाहिए, सब्जी इतनी ग्राम होनी चाहिए। कितनी ग्राम होनी चाहिए?
एटलीस्ट आप देखो 400 ग्राम भोजन, 400 ग्राम सब्जी जो है वो डेली कंज्यूम करना चाहिए। इसमें से जैसे मान लो 250 से 300 ग्राम वेजिटेबल और 100 से 150 ग्राम फूड कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन क्या ये जो एक पॉपुलेशन है क्या उसके लिए है? दिल्ली में आप देखोगे तो यहाँ पे भिंडी ही जो है वो 80 रुपए किलो बिकता है, फिर 60 रुपए किलो बिकता है। तो क्या अगर जो 6 लोगों का परिवार रहेगा वहाँ ये पॉसिबल है? तो अफोर्डेबिलिटी इश्यूज जो है वो इंडिया में प्रॉब्लम है। कम से कम 55% लोग ऐसे हैं जो हैं वो हेल्दी डाइट नहीं इंश्योर कर सकते। अभी आप देखोगे अभी जैसे बारिश हो रही है, सब्जी महंगी हो गई, तो क्या होता है गर्मियों में अगर सब्जी महंगी हो गई तो क्या होता है कि घर में क्या होता है कि वेजिटेबल्स वगैरह छोड़ के जो है वो न्यूट्रिशन डिफिशिएंट चीजें बनने लगती हैं, है ना? कभी कढ़ी बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है इस तरीके से कि ताकि जब सब्जी सस्ती हो तब लिया जाए। तो ये अफोर्डेबिलिटी इशू क्या है, एक प्रॉब्लम है। फिर हम इंडिया का कंटेक्स्ट लिखेंगे और इंडिया क्या-क्या लेसन ले सकता है इस रिपोर्ट से। तो पहले तो इंडिया जो है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो प्रॉब्लम है, जो न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम है उसको खत्म करे। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो पीडीएस क्या है? देखो बिहार में क्या है कि जब ट्रक वगैरह राशन की दुकान से पहुंचने तक के क्या होते हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं दूसरी दिशा में। तो पीडीएस को इंश्योर किया जाए, ये आप अपने एग्जांपल में लिखिए। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो हैं, जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं, लैक्टेटिंग मदर हैं, उसको और मजबूत बनाया जाए, पोषण अभियान को मजबूत बनाया जाए और खाने को क्या है इम्प्रूव किया जाए, अफोर्डेबिलिटी थोड़ा कम दाम पे हो, डाइट में डाइवर्सिटी हो। जैसे आपको ये पता होगा कि यूपी गवर्नमेंट एक मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम चला रही है। तो इससे क्या है कि डाइट और ज्यादा बढ़ेगा, है ना? कि हम केवल गेहूं या चावल पे ना निर्भर रहें बल्कि हम बाजरा, कोदू और सारी चीजों पे निर्भर रहें। वीमेन के न्यूट्रिशन पे हम फोकस करें और फोकस फिर पॉलिसी का फोकस होना चाहिए फूड सिस्टम रेजिलियंस पे और एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी पे, कि वही हम पेड़ पौधे उगाएं जिसको एग्रीकल्चर क्या करे, सस्टेन कर सके। जैसे जो राइस है वो आपका बहुत ज्यादा वाटर लेता है, ठीक है? उसकी जगह पे अगर हम मिलेट का कल्टीवेशन करते हैं तो मिलेट जो है वो कम वाटर लेता है। इवन शुगर केन भी क्या है आपका ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। तो इस तरीके का हम डाइवर्सिटी को करके फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं और भूखमरी की समस्या को कम कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर आप कंक्लूजन लिख लीजिए कि जीरो हंगर जो है एक मोरल गोल नहीं है लेकिन डेवलपमेंटल नेसेसिटी भी है। मतलब इसका उद्देश्य केवल मोरली नहीं है लेकिन ये इंडिया की डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। कि अगर देखो हंग अगर हंगर की समस्या खत्म होगी तो उतना ही डेवलपमेंट होगा और पॉवर्टी जीरो होगी तो हम एक अच्छा प्रयत्न कर सकेंगे। फिर प्रीलिम्स 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, पढ़िए। अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 हु इज इंटाइटल्ड टू द फूड ग्रेन अंडर द अंत्योदय अन्न योजना। तो इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत कौन कौन जो है फूड ग्रेन ले सकता है? डबल ए वाई के अंतर्गत तो ऑल द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14, all pregnant women and lactating mother, household classified as below poverty line, household headed by widows and disabled person। तो जो आपके बिलो poverty line के जो हाउस होल्ड है ना उन्हीं को कहा जाता है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, डबल ए वाई अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, तो इसका सी सही होगा। नाउ 2017 में आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं हम। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। तो जो आपका राष्ट्रीय पोषण मिशन है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्या है? टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटिंग टू माल न्यूट्रिशन एमंग द प्रेग्नेंट विमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ एनीमिया एमंग यंग चिल्ड्रेन, एडोलेसेंट गर्ल्स एंड वीमेन। तीसरा है टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ मिलेट, कोर सीरियल एंड अनपॉलिश्ड राइस। चौथा है टू प्रमोट द प्रैक्टिस ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो इसमें जो है आपका राष्ट्रीय पोषण अभियान के क्या क्या स्कीम है, इसमें क्या क्या जो है, इसमें से कौन कौन से सही है आप देखो। तो पहला इसमें हमने देखा कि अवेयरनेस क्रिएट करना किससे, रिलेटिंग टू माल न्यूट्रिशन, किसके, एमंग द प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर। सेकंड क्या है कि रिड्यूस करना किसको, एनीमिया को, किसके, एमंग द यंग चिल्ड्रन, एडोलेसेंट गर्ल एंड वीमेन। थर्ड है इसमें कि मिलेट के कंजम्पशन को क्या करना, बढ़ावा देना। ठीक है, जो आपके बाजरा है,
मक्का है उसको क्या करना, बढ़ावा देना। चौथा है प्रमोट करना प्रैक्टिस ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो सी कंजम्पशन, प्रमोट करना कंजम्पशन ऑफ मिलेट जो है वो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का टारगेट नहीं है। ये जो है किसके अंतर्गत है, पोषण 2.0 के अंतर्गत है। तो इसका तीसरा गलत हो गया आपका, तीसरा काटो। बाकी जो है 1, 2 एंड 4 सही है। यूपीएससी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीलिम्स 2016 में आया हुआ क्वेश्चन हम देखते हैं। विथ रेफरेंस टू मिड डे मील स्कीम, इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें सही हैं। मिड डे मील स्कीम कवर करता है ऑल द चिल्ड्रेन जो अटेंड करते हैं क्लास 1 से लेके 8 तक इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल। सेकंड ये है कि मिड डे मील स्कीम जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। थर्ड ये है कि द न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड, इसमें जो न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड है उसमें दोनों कैलोरीज एंड प्रोटीन कंटेंट है। तो इसमें कौन कौन से सही है, मिड डे मील स्कीम में जो है वो आपका तीनों सही है। यूपीएससी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। पहला है कि कवरेज ऑफ अप टू 75% ऑफ रूरल एंड 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, फूड ग्रेन प्रोवाइडेड एट सब्सिडाइज प्राइस, मैटरनिटी बेनिफिट ऑफ नॉट लेस देन 7,000 टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। तो अभी हमने तीनों जो है ऊपर के आर्टिकल में देखा है कि इसमें रूरल पॉपुलेशन का 75% और अर्बन पॉपुलेशन का 50% कवर होना चाहिए, और सब्सिडाइज प्राइस पे फूड ग्रेन भी दिया जाता है, और 6,000 जो है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को भी दिया जाता है। तो इसका आपका जो है तीनों सही हो जाएगा। इसके आप जो है कुछ और फीचर्स देख लो, क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 डायरेक्ट एग्जाम में भी 2015 में मेंस में लिखने के लिए आया है। इसके तो आप कुछ फीचर जान लो और उसको रट लो, ठीक है। पहला तो देखो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के फीचर में है, तो पहला तो ये आप जान लो कि 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन, जो ग्रामीण जनसंख्या है उसका 75% और जो शहरी जनसंख्या है उसका 50% कवर करता है, और ये 2018 यूपीएससी प्री में भी आ चुका है क्वेश्चन। कितने बेनिफिशियरी कवर हैं इसके अंतर्गत, 81 करोड़। सेकंड इसमें यह है कि 5 किलोग्राम फूड ग्रेन मिलता है पर पर्सन पर मंथ, और जो इसके अंतर्गत जो अंत्योदय अन्न योजना है उसमें 35 किलोग्राम पर मंथ मिलता है पर हाउस होल्ड, जिसमें राइस जो है वो 3 रुपए पर केजी के हिसाब से, व्हीट 2 रुपए पर केजी के हिसाब से, एंड कोर्स ग्रेन जो आपका मोटा अनाज है वो 1 रुपए पर केजी के हिसाब से मिलता है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट किसको दिया जाता है, वीमेन एंड चिल्ड्रन को। तो उसमें जो फ्री मैटरनिटी बेनिफिट है, जो मातृत्व बेनिफिट है वो मिलता है 6,000 रुपए का। अब कोई वीमेन अगर प्रेग्नेंट है और बच्चे को जन्म देती है तो उसके 6 मंथ तक क्या उसे दिया जाता है, फ्री मील्स। जो चिल्ड्रन जो है 6 महीने से 14 साल के अंतर्गत हैं तो उनके लिए भी जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, कैसे कि फ्री न्यूट्रिशनस जो पोषण से युक्त भोजन है वो मिलेगा आंगनवाड़ी सेंटर में अप टू 6 इयर्स तक। और मिड डे मील स्कीम के तहत 6 से जब बच्चे 6 वर्ष के हो गए, 6 वर्ष के जब तक ये 6 वर्ष के हैं तो आंगनवाड़ी सेंटर में मिलेगा, फिर मिड डे मील स्कीम में 6 से 14 साल के बच्चों को मिलेगा। इसमें वीमेन का एम्पावरमेंट एक स्पेशल फीचर है कि जब राशन कार्ड का वितरण हो रहा है ना तो हेड ऑफ हाउस होल्ड किसे कंसिडर किया जाएगा, जो एल्डेस्ट वीमेन है किसी घर की 18 से प्लस साल की उसको, ठीक है। अब इसमें एक मैंडेटरी ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है कि आप जो है शिकायत कर सकते हैं, और स्टेट फूड कमीशन भी इस एक्ट के अंतर्गत है, ठीक है। अब किसी भी प्रकार का अगर कुछ होता है इसमें लूप होल तो सोशल ऑडिट किया जाएगा। ये है आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो नज 100 एमसीक्यू जो हमारा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, जो आपके द हिंदू और पीवाईक्यू पे बेस्ड होता है कंप्लीटली, देखते हैं।
इस तरीके के क्वेश्चन आपको हमारी टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द SOFI 2025 रिपोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैड द हाईएस्ट प्रिवेलेंट ऑफ क्रोनिक हंगर इन 2024? तो अभी हमने देखा कि अफ्रीका में क्रोनिक हंगर सबसे ज्यादा था, ठीक है, और परसेंटेज वाइज में जो है अफ्रीका में है, और वैसे अगर हम देखेंगे एशिया में है एब्सोल्यूट नंबर में। अब सोफी रिपोर्ट इज ज्वाइंटली पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनिसेफ, WHO, IFAD। तो यूनिसेफ का तो नाम कहीं आया नहीं था, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का नाम तो कहीं आया नहीं था, है ना। तो तीसरा आप पहले ही काट लो। अब हम देखते हैं, तीसरा आपका कटा, बी आपका सही है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोबल हंगर एज पर सोफी 2025। पहला क्या है? हंगर इन 2024 हैज ड्रॉप्ड बिलो प्री कोविड-19 पैंडेमिक लेवल। दूसरा क्या है? मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड फूड इनसिक्योर पीपल लिव इन एशिया। तीसरा है जीरो हंगर टारगेट इज पार्ट ऑफ SDG गोल 2। तो पहला क्या है कि हंगर जो है वो इन 2024 हैज ड्रॉप्ड बिलो प्री कोविड-19 पैंडेमिक लेवल। तो हंगर क्या है? वो एबव है प्री पैंडेमिक लेवल से। अभी हमने देखा ना कि 2019 की तुलना में अगर हम देखें तो 335 मिलियन ज्यादा है। तो पहला तो गलत हो गया, दूसरा और तीसरा सही है इसमें, ठीक है। Which of the following best describe the target of Sustainable Development Goal 2.1? ऑप्शन पढ़िए। पहला SDG 2.1 का टारगेट क्या है? इंश्योर करना यूनिवर्सल एक्सेस टू बेसिक एजुकेशन, इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल रिलायबल एंड मॉडर्न एनर्जी। थर्ड है एंड करना हंगर एंड इंश्योर एक्सेस टू न्यूट्रिशियस एंड सफिशिएंट फूड ईयर राउंड, रिड्यूस बाय हाफ द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द पुअर्टी। तो इसका जो है आपका कौन सा सही है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following correctly describe the term moderate or severe food insecurity as per global food security framework? पहला है people unable to access food in times of conflict only, people who do not consume any protein in their diets, third है people who face uncertainty about food access and may compromise on food quality or quantity, फोर है ओनली दोज हु आर अंडर नरिश्ड एज पर BMI इंडिकेटर। BMI मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। तो मॉडरेट या सीवियर फूड इनसिक्योरिटी की कैटेगरी में कौन आता है? वो लोग जो अनसर्टेनिटी फेस करते हैं अबाउट फूड एसेस एंड मेनी कंप्रोमाइज ऑन फूड क्वालिटी और क्वांटिटी। तो इसका आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका टाइमली जस्टिस एंड जुडिशियल डिलेज इन इंडिया, जिसको आप रिलेट कर सकते हैं GS पेपर 2 जुडिशरी गवर्नेंस, एसेस टू जस्टिस, एंड GS पेपर 4 में एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एम्पैथी, अकाउंटेबिलिटी, और ऐसे जस्टिस अ वर्च्यू डिलेड इज अ वर्च्यू डिनाइड। नाउ इसमें कुछ जो है हम टॉपिक देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि इंडियन जुडिशरी में कितने जो केसेस हैं वो पेंडिंग हैं। देखो कंसर्न क्या है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि जस्टिस देने में जितने ही जितना ही समय लगता है, तो अगर देखो अगर मान लो किसी ने जो है रेप केस में किसी को सजा नहीं मिली और उसको सजा मान लो 20 या 25 साल बाद मिली, ठीक है, तो उसने तो आधी एज गुजार दी है, तो इसको क्या किया, इस सजा का कुछ मतलब हुआ क्या? तो इसे ही कहा गया जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। करेंट हम पेंडेंसी देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 86,700 केसेस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में 63 लाख केसेस पेंडिंग है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसमें 4 करोड़ के आसपास केसेस पेंडिंग है। आखिर क्या क्या है डीले का, कि किस किस वजह से जो है वो केसेस पेंडिंग है? तो पहले तो देखो जजेस की स्ट्रेंथ नहीं है, इनएडिक्वेट जजेस स्ट्रेंथ है, केवल 79% पोजीशन फिल्ड है। दूसरा क्या है? वीक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड
स्टाफ की कमी है। तीसरा ये है कि फ्रीक्वेंट जो एडजर्नमेंट होते रहते हैं, कि किसी भी केस की कोई टाइमलाइन नहीं है। चौथा ये है कि केस को मैनेज सही से नहीं किया जाता है, इनएफिशिएंट केस मैनेजमेंट है। पांचवा ये है कि प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी है, और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी तरफ से क्या है, कोऑपरेशन इश्यूज हैं। छठवां ये है कि जो डिस्पैरिटी है डिस्पोजल रेट में, जैसे कि क्रिमिनल केसेस हैं वो रिजॉल्व होते हैं फास्टर देन द सिविल केसेस, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो क्या है वो केवल सिविल केस जितने भी आते हैं, मान लो 100 केस हैं तो केवल 38 केसेस ही एक साल में सॉल्व कर पाती है। फिर आप इसमें रिफॉर्म क्या क्या ला सकते हो, तो वैकेंसी को जल्दी भरना, केस की मैंडेट करिए कि कोई भी जो केस है वो इतने टाइमलाइन में क्लियर हो जाएगा, और जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो, और हम आईटी डेटा का यूज करें, एंड सिविल डिस्प्यूट को भी वरीयता दी जाए। इसमें रोल ऑफ एडीआर का क्या यूज होता है आपका, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, जिसमें आपको पता होगा मेडिएशन, आर्बिट्रेशन एंड लोक अदालत जो है वो इसको कोर्ट के केसेस को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। जैसे नेशनल लोक अदालत 2021 से 25 में रिजॉल्व किया था 27.5 करोड़ केस। जैसे मान लो इसमें कोई भी मैरिज कंसर्न्स हो, घर के झगड़े हो, इस प्रकार के केसेस जो है वो लोक अदालत में सॉल्व किए जाते हैं। गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम लाई है जुडिशियल डिलेस को दूर करने के लिए, तो पहला है आपका ई कोड। इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, ठीक है, आपको बस याद कर लेना। ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट लाया गया 2007 में अंडर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, जिसके फीचर क्या है ई कोर्ट के, कि कंप्यूटराइजेशन हो कम से कम 20,000 प्लस कोर्ट का, और एक ई कोर्ट मोबाइल सेटअप किया जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो और वर्चुअल हियरिंग हो। फेज 3 इसका चला 2023 से 2028 में, जो फोकस करता है पेपरलेस कोर्ट और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे। फिर नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड, जो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जो दिखाता है रियल टाइम डाटा ऑन पेंडिंग एंड डिस्पोज्ड केसेस। फिर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम लॉन्च हुआ 2019 में, फॉर ये स्कीम जो लॉन्च हुई थी वो रेप एंड पोक्सो एक्ट के लिए, जो कल हमने देखा था कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स क्यों बनाए गए थे। ठीक है, नाउ मेंस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, पहला है स्पीडी जस्टिस is an essential ingredient of access to justice. Comment in the context of functioning of Indian judiciary. इसका आंसर आप लिखिए। आप मेंस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इज अ क्रूशियल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। इन दिस कंटेक्स्ट सजेस्ट रिफॉर्म इन सिविल सर्विसेज फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, जुडिशियल legislation is antithetical to the doctrine of separation of power as envisaged in the Indian Constitution. In this context, justify the entering of judiciary into the legislative domain. जैसे मैंने ऊपर जो क्वेश्चन मेंस का डिस्कस किया है, सेम पैटर्न पे आप इनके भी आंसर लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, अगर सब एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो 5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ ई कोड मिशन मोड प्रोजेक्ट। तो ई कोड मिशन मोड प्रोजेक्ट का पर्पज क्या है, प्राइवेटाइज करना लोअर कोर्ट को फॉर एफिशिएंट केस डिस्पोजल, डिजिटाइज एंड मॉडर्नाइज करना फंक्शनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट इन इंडिया, एंड इम्प्लीमेंट करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर जुडिशियल डिसीजन मेकिंग, इंक्रीज करना नंबर ऑफ जजेस एट द सुप्रीम कोर्ट लेवल। तो ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट अभी हमने देखा कि इसका उद्देश्य क्या है, डिजिटाइज एंड मॉडर्नाइज द फंक्शनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन इंडिया। Consider the following statement regarding judicial pendency in India. India has over 5 crore pending cases across all the courts. Second है कि district and subordinate courts handle the least number of cases. Third है civil cases take longer on average than criminal cases in the Indian court. तो इसमें आप बताओ कौन सा सही है। तो आई हो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका। थर्ड देखो इसमें क्या कह रहा है कि सिविल केसेस टेक लॉन्गर ऑन एवरेज देन क्रिमिनल केसेस इन इंडियन कोर्ट, एंड सेकेंड है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट हैंडल द लीस्ट नंबर ऑफ केसेस। तो अभी हमने देखा कि जो डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट है ना वो सबसे ज्यादा केसेस को हैंडल करते हैं। ठीक है, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, दूसरा काटो।
एंड पहला क्या था आपका, इंडिया हैज ओवर 5 करोड़ पेंडिंग केसेस अक्रॉस ऑल द कोर्ट्स। तो इसमें जो है ए केवल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन इंडिया? लोक अदालत, ऑर्बिट्रेशन, मीडिएशन, पीआईएल। तो एडीआर के कौन कौन से पार्ट होते हैं? इसमें होता है आपका लोक अदालत होता है, आर्बिट्रेशन होता है, मेडिएशन होता है। पीआईएल जो है वो क्या है आपका, एक नया जुडिशियल इनोवेशन है। ठीक है, ये कोई एडीआर मेथड नहीं है। जैसे मान लो कि कहीं कोई कंपनी जो है वो पॉल्यूशन कर रही है, जैसे तमिलनाडु में ये जो आपकी डव वाली कंपनी है ना, यूनिलीवर, उसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा था, तो वहां के लोग बल्कि जो प्रभावित हो रहे थे उन्होंने नहीं, कोई भी संस्था या किसी ने जाके जो है कोर्ट में केस दर्ज किया कि यहाँ से पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका ए सही, 1, 2 एंड 3। पीआईएल वगैरह के बारे में आप और अच्छे से लक्ष्मीकांत में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड? पढ़िए ऑप्शन। टू अपॉइंट द जजेस टू सबऑर्डिनेट कोर्ट, टू सर्व एज अ डाटाबेस फॉर पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड, to provide real-time status of pending and disposed cases in the court, to resolve the pending cases through the online mediation। तो जो आपका नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड है, दैट इज अ पार्ट ऑफ ई कोर्ट प्रोजेक्ट, है ना, जो किसके लिए है केस पेंडेंसी के लिए, तो इसका आपका हो जाएगा सी। 1987 लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग बेंचमार्क फॉर जस्ट टू पॉपुलेशन रेशियो? देखो 1987 लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से जो है वो पर 10 लाख पॉपुलेशन पे 50 जज होने चाहिए। और ये जो है कल एक अलग न्यूज़पेपर में भी आया था। सी, which of the following courts in India resolve the least proportion of civil cases within 1 year as per recent data? तो अभी हमने देखा जो डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो सॉल्व करती है लीस्ट प्रोपोर्शन ऑफ सिविल केसेस विद इन 1 ईयर। केवल 38% सिविल केसेस जो है वो सॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका चोला लिगेसी एंड पीएम मोदी की तमिलनाडु विजिट पे। तो ये आर्टिकल जो है 4 दिन पहले भी अभी डिस्कस किया गया है, सो आप इसको वहां से देख सकते हैं, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो वो आप जो है इसको स्टैटिक से कवर कर सकते हैं चोला लिगेसी के बारे में। नेक्स्ट नज 100 एमसीक्यू का एक क्वेश्चन है, हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन हैव मॉडर्न रिलेवेंस टुडे? एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ विलेज सभा, अर्थक्वेक रेजिलिएंट टेम्पल कंस्ट्रक्शन एंड मैरीटाइम मिलिट्री एक्सपेडिशन अगेंस्ट द यूरोपियन पावर। तो इसमें जो है किस किस का जो है आज मॉडर्न रिलेवेंस है? पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा क्या है? मैरीटाइम मिलिट्री एक्सपेडिशन अगेंस्ट द यूरोपियन पावर। ठीक है, तो इसमें जो है सी, चोला ने जो जो चोलाज हैं उन्होंने किया था मैरीटाइम एक्सपेडिशन साउथ ईस्ट एशिया में, नॉट अगेंस्ट द यूरोपियन। ठीक है, तो इसमें चौथा आपका गलत हो जाएगा और बी आपका सही होगा। नेक्स्ट, बृहदेश्वर टेम्पल एट गंगाईकोंड चोलापुरम इज कंसिडर्ड structurally resilient because it was built using pre-stressed concrete. Its design incorporate earthquake-resistant architectural technique. It has been regularly renovated with modern material. It is located in a region free from seismic activity.
तो जो बृहदेश्वर टेम्पल है चोलापुरम में, वो स्ट्रक्चरली रेजिलियंट इसलिए कंसीडर किया जाता है क्योंकि उसमें जो है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट आर्किटेक्चरल टेक्निक लगे हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, राजेंद्र चोला's naval expedition is significant in Indian history because he was India's first overseas conquest against European colonizer, helped spread Buddhism across the Middle East, demonstrated India's ancient maritime strength and trade influence, led to permanent Chola colonization of African coastal region। तो राजेंद्र चोला का जो है नवल एक्सपेडिशन वो क्यों सिग्निफिकेंट है? बिकॉज इट डेमोस्ट्रेटेड इंडिया का एंशियंट मैरीटाइम स्ट्रेंथ। और ये सब जो है अगर आप आर्टिकल ना भी पढ़ो, पढ़ लेना वैसे, नहीं तो अगर आप जो भी स्टैटिक बुक जैसे आर एस शर्मा फॉलो करते हो तो सारे आंसर आप इससे दे सकोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ चोला एरा विलेज एडमिनिस्ट्रेशन? पहला क्या है कि Uralis had the power of local governance. Elected Sabha and committees managed temple and water bodies. Local bodies were directly appointed by the king। तो इसमें कौन सा सही है आपका? सी, चोला का जब आप सोशल इकोनॉमिक बॉडी पर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ पढ़ोगे तो जो लोकल बॉडीज होते थे चोला एम्पायर के समय में, वो क्या होते थे? इलेक्टेड होते थे, अपॉइंटेड नहीं होते थे। ठीक है, तो इसमें तीसरा गलत हो जाएगा और ये सही होगा आपका। देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द आदि थिरुवाथिराई festival recently commemorated victory of Cholas over Mauryas, 1000 year of Rajendra Chola's maritime expedition, coronation of Rajendra Chola I, the conquest of Gujarat by Rajendra Cholas। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सो थैंक यू वेरी मच। ये वाला आर्टिकल आप अपने से पढ़ लेना, इसमें कुछ समझना था नहीं। एंड कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय।